न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से मॉकिंगबर्ड की हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है और ये देख के वहाँ पे क्लिंट बार्टन जो उसका हस्बैंड है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है और सीधा उसके पास पहुँचता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बाकी की जो एवेंजर्स की टीम होती है अब उनका सिर्फ एक ही मिशन है कि उनको किसी भी हाल में जो है सुपीरिया को तलाश करना है और उसके बाद उसका पता लगाना है कि आखिरकार वो यहाँ पे कहाँ छुपी हुई है और मॉकिंगबर्ड के होश में आने से पहले पहले उनको उसको जेल के अंदर पहुँचाना होगा ही। तो इसी तरह हम देखते हैं कि साथ साथ हमारी जो पास्ट की स्टोरी चल रही थी जिसके अंदर हमने निक फ्यूरी की एवेंजर्स की टीम को देखा कि किस तरीके से वो रेड स्कल की फोर्सेस से मुकाबला करते हैं 1959 के अंदर, और ये देखा जाए तो होने वाली सबसे पहली एवेंजर्स की टीम थी। तो अब आगे तो कहानी स्टार्ट हमारे पास मॉकिंगबर्ड के साथ ही होती है जो कि इस वक्त ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है और साथ में हमें एक आदमी की वॉइस ओवर सुनाई जा रहा होता है। तो मैं तुम्हें बताता चलता हूँ कि सब कुछ हो कैसे रहा है। इस वक्त हमारी एक टीममेट जिसका नाम मॉकिंगबर्ड है वो मौत के दरवाजे के ऊपर खड़ी हुई है। तुम्हारे सारे के सारे एजेंट्स ऑफ हैमर्स में से किसी एक ने उसको गोली मारा और वो इस हालत के अंदर पहुंच गई है। तो अगर वो आज मारी जाती है और अगर तुमने हमारे साथ कोऑपरेट ना करा, वेल क्या मुझे अपनी ये बात कंप्लीट करने की ज़रूरत है या तुम समझ गई हो। तो जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ दो ही सवाल हैं। लिटिल हैमर एजेंट, आखिरकार हैमर की क्या प्लानिंग है और वो क्या सेटअप करने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हारी बॉस हमें कहाँ मिल सकती है, वेयर इज सुपीरिया। तो हम देखते हैं कि वहीं से हैमर की एजेंट जो बैठी हुई होती है वो कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी दोस्त जिए या मरे। तो लोगन बोलता है कि तुमने गलत जवाब दिया है। तो वहीं से अगले पल हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन यहाँ पे काफी गुस्से में सीधा अंदर घुसता और कहता है तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है, और अगले पल वो अपने 3 कमान निकाल के सीधा उसके ऊपर निशाना लगा के बैठा होता है और कहता है तो क्या तुम्हें अब परवाह हो रही है, अब परवाह हो रही है, बताओ हमें कि तुम्हारा बॉस कहाँ है। तो कहती है कि मुझे नहीं पता। तो लोगन बोलता है कि तुम जानती हो ना कि मैं झूठ को सूंघ सकता हूँ और तुम झूठ बोल रही हो, और जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा कि मेरा पाल हॉकाई जो है इस वक्त इसका दाव के ऊपर बहुत कुछ लगा हुआ है, तो इसलिए वो यहाँ पे तुम्हारी जान भी ले लेगा तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो वहीं से वो कहती है कि मैंने कहा ना कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है, मैं तो सिर्फ वहाँ पे टेक्नीशियन हुआ करती थी और कुछ भी नहीं। तो वहीं से लोगन बोलता है कि कम ऑन, हमें पागल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के हैमर एजेंट जो थे वो लल्लू पंजू थे, लेकिन तुम्हारी बात रही तो तुम उसकी राइट हैंड वुमेन थी, हम इस बात को जानते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि देखो लूक, इस सारी की सारी चीज़ों से मैं काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो लूक बोलता है कि हाँ, लेकिन ये वो सारे के सारे बैड गाइज हैं जिनसे हम डील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सख्त बन के रहना ही होगा। तो स्ट्रेंज बोलते हैं कि वो बात ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि केज का वहाँ पे फ़ोन बजता है और वो सीधा उठा के पूछता है कि क्या चल रहा है। तो जेसिका बोलती है कि हे बेब, मैं जेसिका बात कर रही हूँ। स्पाइडरमैन ने यहाँ पे अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के और सारे के सारे सुरागों की मदद से कुछ पता करने की कोशिश करी है, जिससे हमें हैमर के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें पता चली है। सच कहूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे एविडेंस मौजूद और मुझे कभी लगा नहीं था कि स्पाइडरमैन एक इतना ज़्यादा स्मार्ट और साइंस गाय है, उसको यहाँ पे कुछ स्टफ मिला है। तो लूक बोलता है कि अच्छा, तो फिर मेरी उससे बात करवाओ। तो पीटर बोलता है कि हे, तो तुम जैसा कि कह रहे थे कि हैमर एजेंट्स यहाँ पे किसी चीज़ से लड़ रहे थे और उनके अंदर काफ़ी शक्तियाँ थी जितनी उनके पास होनी नहीं चाहिए थी, तो मुझे यहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके का म्यूटेंट ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल करा है, जिस वजह से वो सारे के सारे जो है बिल्कुल ताकतवर हुए हुए थे और वो हमारे ऊपर इतने ज़्यादा भारी पड़ रहे थे। और यहाँ पे जो सारे के सारे नोट्स वगैरह मुझे मिले इनके लैब के अंदर से, ये जो है एक अलग और सीक्रेट फॉर्मूले की तरफ हिंट कर रही हैं। और यहाँ पे सच कहूँ तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन और फार्मूले के स्पेक्स को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि आज तक हमने जितने भी इस तरह के फार्मूलेज देखे जो कि अपनी स्ट्रेंथ वगैरह को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये उन सब में सबसे ऊपर नज़र आ रहा है। ये कुछ ऐसा स्टफ है जो कि हमने शायद पहले कभी देखा भी नहीं होगा। तो लूक बोलता है तो ये बताओ कि इस वक्त हम अपने लिटिल हैमर एजेंट से क्या सवाल करें, क्या हमारी वो मदद कर सकती है, क्योंकि इस वक्त वुल्वरीन और हॉकाई इसकी बहुत बुरी तरीके से शामत बुला ही रहे हैं। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि उससे ये पूछो कि डॉक्टर सुपीरिया आखिरकार किस फार्मूले के ऊपर काम कर रही थी और उसका क्या मकसद था। और उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे अगले पल वो बाकी के लोग भी जो है वहाँ पे अंदर आते हैं और उससे सारे के सारे सवाल करना शुरू करते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा था। तो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, वो सारे के सारे प्लान अपने तक ही रखा करती थी और हमें कुछ नहीं बताया करती थी, हमें सिर्फ ऑर्डर्स मिलते थे जिसको हम फॉलो करते थे। उसने हमसे बस यही कहा था कि ये एक गिफ्ट है जो कि वो पास से लेकर आई है और इसके ज़रिए वो फ्यूचर को रोशन कर देगी। उसने कहा था कि किस तरीके से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम एक ऐसी ऊंचाई के ऊपर पहुंच जाएंगे जहां पे फ्यूचर के अंदर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। उसने हम सब के अंदर हमारा असली पोटेंशियल देखा। तो वहीं से हॉकाई बोलता है और तुम चुपचाप वो करती रही जो उसने तुमसे करने के लिए कहा। तो कहती है कि अगर वो ट्रेडर कैप्टन अमेरिका तुम्हें कुछ करने के लिए कहता है तो क्या तुम उसके ऊपर सवाल उठाते हो या सीधा उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हो। तो हॉकाई बोलता है कि मुझे बस बताओ कि आखिरकार वो है कहाँ। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि देखो, सबसे पहली बात इसकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा टेरिबल है यार, पढ़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। सेकेंडली, वो जिस किसी भी चीज़ के ऊपर काम करने की कोशिश कर रही थी उसको देख के मैं कह सकता हूँ कि वो एक अनस्टेबल स्ट्रेन ऑफ ग्रोथ हार्मोन है। लॉर्ड नोज के वो इसके ज़रिए क्या बनाना चाहती थी और ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा फार्मूला भी है और ये उससे भी ज़्यादा कुछ खतरनाक नज़र आ रहा है। ये आखिरकार है क्या चीज़, आखिरकार वो ये बना क्या रही थी।
लेकिन वहीं से अगले पल मिस मार्वल आती है और कहती हैं कि ज़रा 1 मिनट, और वो सीधा अपने पूरे फ्लैशबैक के अंदर जाती है जहाँ पे वो सुपीरियर से मुकाबला कर रही थी। और उस फ्लैशबैक के अंदर उनको याद आता है कि किस तरीके से उसके पास एक ज़बरदस्त तरीके की बॉटल मौजूद थी जो कि उसने अपनी जेब के अंदर रखी थी। और मिस मार्वल बोलती है कि वो दूसरा फॉर्मूला जिसकी तुम बात कर रहे हो वो सुपीरियर के पास मौजूद था। तो जेसिका बोलती है कि तुम किस चीज़ की बात कर रही हो, सुपीरियर के पास क्या मौजूद था। तो मिस मार्वल बोलती है कि सुपीरियर के पास वही फॉर्मूला मौजूद था जिसकी स्पाइडरमैन बात कर रहा है, मुझे अब याद आ रहा है, क्योंकि जब हम उससे मुकाबला कर रहे थे वो तब भी उसी के पास मौजूद था। तो जेसिका बोलती है कि देखो बेब, हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा, इन छोटे मोटे मसलों से बड़ी पिक्चर को देखना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर के हाथ में कोई ऐसी खतरनाक किस्म की चीज़ है जो कि हमारा तख्ता पलट के हमेशा के लिए रख सकती है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और हम देखते हैं कि हॉकाई इससे बार बार पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि हमें तुम उसके बारे में बताओ कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, तुम्हारी कोई एक ऐसी जगह तो होगी जहाँ तुम लोग मिला करते थे। तो वो कहती कि नहीं, वो हमें कॉल किया करती थी, हम उसको कभी कॉल नहीं करते थे। तो हॉकाई बोलता है लेकिन इन द केस ऑफ इमरजेंसीज तुमने कुछ ना कुछ ऐसी जगह तो रखी होगी ना मिलने के लिए। मैं यहाँ पे सिर्फ अब 3 तक गिनने वाला हूँ, अगर तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा जो कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। तो वहीं से वो चिल्लाती है कि मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ हो सकती है। तो लोगन बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो लड़की। और इस तरह हम देखते हैं कि हॉकाई वहाँ पे गिनती करना शुरू करता है। और अगले पल केज के पास दोबारा कॉल आती है विक्टोरिया हैंड की और कहती है कि दिस इज विक्टोरिया हैंड। स्टीव रॉजर्स ने बताया कि उन्होंने अभी अभी हैमर के कुछ लोगों को कन्फिस्केट करा है, लेकिन उस सारे के सारे कैप्चर के बीच सुपीरियर उनके हाथों से फिर भी निकल गई है और अभी वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं। तो वहीं से केज बोलता है कि स्टीव रॉजर्स को बता दो कि हमने हैमर के एजेंट को पकड़ा हुआ है और उससे हम इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और सुपीरियर जो इस वक्त यहाँ पे कहीं भागी हुई है, जैसा कि हम यहाँ खड़े होकर उसको पता करने की कोशिश कर ही रहे हैं। लेकिन विक्टोरिया बोलती है कि मैं जानती हूँ कि सुपीरियर कहाँ है। तो केज बोलता है क्या वाकई में तुम जानती हो? तो कहती है कि वो अभी अभी जो है एक प्राइवेट बोट के ऊपर बैठी है जो कि मेरीना की तरफ निकल रही है सिटी से बाहर, और वो वहाँ पे मौजूद है और उसके साथ कुछ हाई रैंकिंग हैमर साइंटिस्ट भी और कुछ एजेंट्स भी मौजूद हैं, और आज रात के 12 बजे से पहले पहले वो यहाँ से क्यूबा के लिए निकल रहे हैं। तो क्या तुम यहाँ पे खड़े होकर इंतजार करते रहोगे उसके निकलने का, या कुछ करने का सोचा भी है? तो केज बोलता है कि आखिरकार तुम्हें ये सारी की सारी बातें कैसे पता चल जाती हैं? तो वहीं से विक्टोरिया बोलती है क्योंकि उसने जाने से पहले मुझसे कॉन्टैक्ट करा था और मुझे अपने साथ आने के लिए इन्वाइट करा था। तो केज बोलता है कि तुम्हारी उससे बात हुई थी? तो विक्टोरिया बोलती है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन और उसकी लोकेशन सेंड कर रखी हूँ, आगे तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। तो वहीं से वो कहता है कि तुमने क्या स्टीव रॉजर्स को बताया इस बारे में? तो कहती है कि मैंने सबसे पहले तुम लोगों को कॉल करी है, इंटेल का इंतजार करो, मैं भेज रही हूँ। तो लूक बोलता है कि जरा 1 मिनट मुझे कुछ समझने दो, ये सब चल क्या रहा है? तो कहती है कि वक्त इस वक्त हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तुम लोग को फौरन यहाँ से आगे बढ़ना ही होगा। और अब वो अगले पल कॉल काट देती है। तो लूक बोलता है कि अभी अभी ये हुआ क्या है? तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी पूछते हैं कि लूक आखिरकार चल क्या रहा है? और इसी तरह हम लोग सीधा वहाँ पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सारी की सारी एवेंजर्स की टीम यहाँ पे तैयार होके सीधा यहाँ पे पहुँचती है उस जगह के ऊपर जो कि विक्टोरिया हैंड ने उनको दी है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि सच कहूँ तो मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये ठीक नहीं लग रहा है। और मिस मार्वल भी बोलती है क्या सच में विक्टोरिया हैंड ने तुम्हें इस तरह से कॉल करी और बस ये बता दिया कि सुपीरियर कहाँ है? तो केज बोलता है कि हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, उसने मुझे कॉल करी और बताया कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। अगर वैसे भी बात की जाए तो विक्टोरिया हैंड जो है वो सीधा स्टीव रॉजर्स से न्यूज़ हमारे पास लेकर आती है, कोई भी मिशन हो तो वो स्टीव को पता होता ही है। तो वहीं से जेसिका बोलती है कि आखिरकार ये हैंड पर्सन है कौन जिसके बारे में तुम बार बार बात किए जा रहे हो? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि देखो वो पहले जो है हैमर के अंदर काम किया करती थी और वो नॉर्मन ऑसबॉर्न की इनसेन आइडियाज़ को माना करती थी। तो अगर माना जाए तो वो एक तरह से नॉर्मन ऑसबॉर्न की तरह बिल्कुल पागल ही थी। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि देखो उसने हमें कोई धोखा वोखा नहीं दिया, ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि रियली क्या तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें होने के बाद भी ये सब महसूस हो रहा है? तो आयरन फिस्ट बोलता है कि देखो अगर वो हमारे खिलाफ होती तो वो कभी भी हमें हैमर की वो इंटेल देके सबसे पहले उनको वहाँ पे पकड़ने के लिए हमें भेजती ही नहीं। तो पीटर बोलता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन अब तुम मॉकिंग बर्ड से क्या कहोगे जिसके सीने में इस वक्त एक बहुत बड़ा सा सुराख हुआ है? तो द थिंग बोलता है कि देखो वो सब कुछ जो हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है। तो लोगन बोलता है कि हाँ ये तुमने बिल्कुल सही बात करी है। तो मिस मार्वल बोलती है कि लोगन जरा आराम से, ये बिल्कुल भी फनी नहीं था। तो वहीं से द थिंग बोलता है कि नहीं ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि मैंने बिना किसी प्लानिंग के सीधा उस फाइट के अंदर जाने का फैसला कर अपने ही ऊपर से। मैं इस बात को नहीं जानता था कि हर कोई मेरी तरह इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल नहीं है जो किस तरह के खतरों से बच सके, और आज वो हॉस्पिटल में तो वो मेरी वजह से है। तो हॉकाई बोलता है कि बहन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम नहीं थे जिसने अपने दोस्त के ऊपर गोली चलाई, बल्कि वो टेररिस्ट थे जो कि इस वक्त इस सेल के अंदर सड़ रहे हैं, उन लोगों ने ये सब किया है, सुपीरियर ने ये सब किया है। तो द थिंग बोलता है कि हमें इस सब को फिक्स करना ही होगा। तो वुल्वरीन बोलता है कि देखो स्पाइडी मुझे तुमसे ये कहते हुए बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, लेकिन दरअसल विक्टोरिया हैंड वो गलत नहीं हो सकती है, बल्कि विक्टोरिया हैंड हमारे लिए इन्फॉर्मेशन को उस तरीके से गैदर करने की कोशिश कर रही है जो कि सबसे ज़्यादा पॉसिबली डेंजरस वे है। तो स्पाइडर बोलता है कि देखो तुम लोग मेरी बात का विश्वास करो ना करो, लेकिन मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो जेसिका बोलती है देखो स्पाइडरमैन आखिरकार उसको ये डबल एजेंट वाली लाइफ से मिलेगा भी क्या? अगर वो चाहे तो हमें सीधा नींद के अंदर जहर दे के भी मार सकती है ना, अगर उसको हमें मारना ही है या हमसे बदला ही लेना है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि मैं तुम लोगों से बस ये कह रहा हूँ कि दिस इज फिशी, मतलब फिशी बहुत ही ज्यादा फिशी। और अगली बार हम देखते हैं कि वहाँ से लूक केज बोलता है लगता है कि मेरा स्पाइडी सेंस भी टिंगल कर रहा है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हे मैं तुम्हारे ऊपर कॉपीराइट मार सकता हूँ उसको यूज़ करने के लिए।
तो जेसिका बोलती लगता है कि कोई आ रहा है। तो स्पाइडर वुमन बोलती कि कोई यहाँ पे आ रहा है। तो जेसिका बोलती कि वो 5 मिनट पहले कैसे आ गए हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे आगे जहाज के पास एक गाड़ी रुकती है जिसके अंदर से कुछ साइंटिस्ट और सुपीरिया उतरती है। और लोगन बोलता है कि स्ट्रेंज, कुछ मैजिक वैजिक करना शुरू करोगे तुम। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि जरा 1 मिनट, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि दरअसल उनके पीछे से एक बहुत बड़ा सा जहाज जो है वो सीधा उनके ऊपर आके एक ज़बरदस्त तरीके का अटैक करके सारे के सारे एवेंजर्स को उठा के फेंकता है। और सुपीरिया बोलती है कि सारे के सारे लोग सीधा जहाज के अंदर चढ़ो। इट्स ओके, मैं इस बारे में जानती थी कि वो यहाँ पे आ रहे हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे पूरे के पूरे धमाके के अंदर सारे के सारे एवेंजर्स की टीम वहाँ पे उड़ते हुए जाती है। और कैरल बोलती है राउंड 2 विच। और वहीं पे सीधा कैरल डानवर्स अपने पूरे के पूरे ज़बरदस्त तरीके से उड़ते हुए सुपीरिया से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ती है। और सुपीरिया यहाँ पे अपनी ज़बरदस्त तरीके की ब्लास्ट गन को निकाल के मिस मार्वल को उठा के दूर फेंकती है। और अगले पल केज यहाँ पे आयरन फिस्ट को उठा के फेंक कर कहता है गेट हिम डैनी। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि मुझे बहुत नफरत है जब तुम मुझे ऐसे फेंकते हो। तो केज बोलता है लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि लूक सीधा यहाँ पे आयरन फिस्ट को उछालते हुए फेंकता है जो कि अपनी फिस्ट को चमकाता है और उस पूरे के पूरे हेली कैरियर जैसे जहाज को एक ही फिस्ट के अंदर तबाह करके बर्बाद कर देता है। और अगले पल हम देखते हैं कि जेसिका बेसिकली उसको आती है और वहाँ पे सीधा हवा के अंदर से कैच करती है। और वहीं से नथिंग बोलता है क्या तुमने उनको पकड़ लिया है। तो हॉकाई बोलता है कि बिल्कुल। और अगले पल हॉकाई एक साथ 3 एरोज को शूट करता है जिससे वो दोनों के दोनों साइंटिस्ट वहीं पे गिर जाते हैं और सुपीरिया का वेपन वहाँ पे जमीन पे गिरता है। और अगले पल एवेंजर्स उसको आगे कन्फ्रंट करते हैं। तो सुपीरिया वहाँ पे फौरन से हार मान जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त की जान बचाना चाहती हूँ, मैं उसको बचा सकती हूँ। जो चीज़ भी इस ब्रीफकेस के अंदर मौजूद है वो चीज़ उसको बचा सकती है। तो जेसिका बोलती है कि सच में तुम हमें पागल बना रही हो, हम जानते हैं। तो सुपीरिया बोलती है कि तुम लोगों ने बहुत बढ़िया ट्रिक चली और विक्टोरिया हैंड को मेरे पास भेज दिया मुझसे बात करने के लिए और उसने मेरे मुंह के ऊपर झूठ बोला। ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी क्योंकि मुझे शुरू से लग रहा था कि विक्टोरिया मेरे लिए काम कर रही है, लेकिन इस चीज़ के अंदर तुम लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर हो, ये मुझे मानना ही पड़ेगा। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम ये क्या बातें कर रही हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो द थिंग बोलता है कि हमें ये बताओ कि उस केस के अंदर क्या चीज़ है। तो सुपीरिया बोलती है कि ये एक ट्रेड है जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। इसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि तुम्हारी दोस्त की ज़िंदगी को बचा सकता है, वो दोबारा चल फिर सकती है, लेकिन इसके बदले में मैं इस कंट्री को छोड़ के चले जाऊँगी। तो हॉकाई बोलता है कि तुम्हें आखिरकार ऐसा लगता क्यों है कि हम तुम्हारे ऊपर विश्वास भी करेंगे। तो द थिंग बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही है। तो पीटर बोलता है कि हाँ मुझे भी नहीं। तो वो बोलती है देखो अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम लोग चाहो तो मुझे पकड़ सकते हो। तो वहीं से जेसिका बोलती है कि ठीक है, नेगोशिएशंस खत्म होती हैं फॉर रियल। तो सुपीरिया वहाँ पे अपने आप को सरेंडर करती है और कहती है कि इसके लिए मुझे अपने लॉयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस मार्वल की जो है सुपीरिया से काफ़ी ज़्यादा हट चुकी है क्योंकि वो मुस्तकिल उसको पीटते हुए आ रही थी। तो यहाँ पे कैरल डानवर्स अपनी दिल की भड़ास निकालते हुए उसके मुंह पे एक जोरदार चंपा तो मारी देती है। तो वहीं से लोगन बोलता है कि ये बताओ कि आखिरकार इस केस के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। तो हॉकाई बोलता है कि उसको मुझे मारना था। तो कैरल बोलती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन आई बिलीव कि इसका बदला तो मुझे ही लेना चाहिए था। तो द थिंग बोलता है कि ऑफ कोर्स वो बदला तुम्हारा ही था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जब ये सारा का सारा तमाशा चल रहा होता है तो पूरी की पूरी आग के अंदर से कोई और नहीं बल्कि निक फ्यूरी निकल कर आते हैं और कहते हैं कि अबाउट 3 मंथ्स अगो हमारे एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर एक ब्रेक इन की गई थी जो कि इतनी ज़्यादा सीक्रेट थी जिसके बारे में इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 25 लोगों को ही पता था कि कोई ऐसी फैसिलिटी एग्जिस्ट भी करती है और उसके लोकेशन के बारे में उससे भी ज़्यादा कम लोगों को पता था। लेकिन न जाने किस तरीके से हैमर को उस लोकेशन के बारे में और हमारे बेस के बारे में पता चल गया और ये सवाल का जवाब हम किसी और दिन तलाश करेंगे। लेकिन वहाँ पे उस पूरी की पूरी फैसिलिटी के अंदर से ऐसी कोई भी चीज़ जो है चुराई नहीं गई और ना ही कोई बर्बादी की गई। बस वहाँ से एक चीज़ को जो है चुरा लिया गया था और वो चुराने वाली चीज़ कुछ और नहीं बल्कि वो चीज़ थी जो कि इस वक्त इस ब्रीफ केस के अंदर मौजूद है। तो जेसिका पूछती है कि आखिरकार इस ब्रीफ केस के अंदर ऐसा है क्या। तो हम देखते हैं कि निक फ्यूरी वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते बल्कि खामोश हो जाते हैं और यही से हमारी कहानी सीधा जो है क्यूबा के अंदर 1959 के अंदर शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि निक फ्यूरी बेसिकली उस पूरे के पूरे अपने रेड स्कल वाले मिशन से वापसी आ चुके हैं और यहाँ पे अपने सीनियर को आके रिपोर्ट कर रहे होते हैं और निक फ्यूरी पूछते हैं कि आखिरकार उन नाजीज ने अपना कैप्टन अमेरिका क्यों बनाया हुआ था। तो वो कहता है कि ज़रा अपनी आवाज़ को नीचे रखो फ्यूरी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। तो फ्यूरी बोलते हैं कि आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए जनरल। तो वो बताते हैं कि देखो जो भी हमारे पास इंटेल मौजूद है उसके मुताबिक थर्ड रीड जो थी उसने ये सारी की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर ले ली थी कि उनको किसी न किसी तरीके से दोबारा से सुपर सोलर सिरम को रिक्रिएट करना है और उसी के जरिए वो लोग अपने कैप्टन अमेरिका को इस दुनिया में लाना चाहते थे। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि अगर ऐसा ही कुछ था तो तुम ये इंटेल मुझे पहले ही दे सकते थे इस मिशन पे जाने से। तो वो कहता है कि देखो दरअसल बात ये कि हमने कभी सोचा तक नहीं था कि वो लोग इस पूरे के पूरे सुपर सोलर सीरम को बनाने में इतना आगे तक निकल चुके होंगे। तो फ्यूरी बोलते हैं कि वेल अब तुम जैसा कि देख चुके हो कि वो कितना आगे पहुंच चुके हैं। तो वहीं से वो बताते हैं कि देखो दरअसल यहाँ पे बात ये कि ये सारे के सारे नाजीज जो इन्होंने सिर्फ सुपर सोलर सीरम का इस्तेमाल नहीं करा बल्कि इन्होंने इसके अंदर अपने ही एक वर्जन को मिलाने की कोशिश करी है जिसको इन्फिनिटी फार्मूला कहा जाता है, या फिर मैं तुमसे अगर दोबारा कहूँ तो ये उनका ही एक अपना वर्जन है सुपर सोलर सीरम का जो कि उन्होंने बनाया है। तो हम देखते हैं कि निक फ्यूरी बेसिकली प्रेजेंट डे के अंदर साथ साथ इस कहानी को भी बता रहे होते हैं न्यू एवेंजर्स को और वो लोग पूछते हैं कि वेट आखिरकार ये इन्फिनिटी फार्मूला क्या है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि यही वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं आज इतना ज़्यादा खूबसूरत और जवान नज़र आता हूँ।
तुम लोग को शायद यकीन ना हो, लेकिन मैं बहुत जल्द 100 साल का होने वाला हूँ और अपनी 100वीं सालगिरह मनाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक तरह का सुपर सोलर सीरम है और उसके साथ साथ एक नॉन एजिंग फार्मूला भी है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि तुम ऐसा कुछ समझ सकते हो। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यही वो ज़बरदस्त तरह का इन्फिनिटी फार्मूला है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि निक फ्यूरी ने इन्फिनिटी फार्मूले को इंजेक्ट किया था अपने अंदर, जिस वजह से वो बुढ़े नहीं होते और वो हमेशा जवान ही रहते हैं। तो ये फार्मूला दरअसल किसी और से नहीं बल्कि उन्होंने नाजीज से हासिल किया था, जो कि अपना सुपर सोलर सीरम बना रहे थे। और यही वो फार्मूला जो कि आज सुपीरिया के पास मौजूद था, जिसको वो लेना चाह रही थी और उसके जरिए अपनी पूरे के पूरे हैमर एजेंट्स को एक तरह के इमोर्टल बीइंग्स बनाना चाहती थी। तो वहीं से निक फ्यूरी पास के अंदर पूछते हैं, तो आखिरकार अब तुम इस फार्मूले के साथ क्या करने वाले हो? तो उनका जनरल बोलता है कि देखो सच कहूँ तो ये चीज़ अभी तुम्हारे और मेरे से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। फ्रैंकली हमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था कि हम इसके लिए तैयार भी हैं। तो फ्यूरी बोलते हैं लेकिन तुम्हें पता है कि ये दुनिया पागल पे पागल बनते ही जा रही है आजकल। तो कहता है कि वो तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो फ्यूरी बोलते हैं कि मुझे लगा तुम्हारे लिए डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। उन्होंने अपना कैप्टन अमेरिका बनाया था तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो जनरल ब्रीफकेस को अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं उन लोगों को सिंबल्स कुछ ज़्यादा ही पसंद हैं। और यहाँ से हम सीधा दोबारा इस हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि निक फ्यूरी सारे के सारे न्यू एवेंजर्स के साथ यहाँ पे आते हैं। और आज ये लोग बेसिकली इस पूरे के पूरे इन्फिनिटी फार्मूला को मॉकिंगबर्ड के अंदर लगाने का सोच रहे हैं। और निक फ्यूरी बोलते हैं कि देखो हम इस बारे में नहीं जानते कि इस वक्त इस कंडीशन के अंदर उसकी बॉडी इस फार्मूले के साथ कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे हॉकाई बोलता है कि देखो इस वक्त हमारे पास कोई और चांस नहीं और मैं अपनी बीवी को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ, तो हमें इसको चेक करके लगाना ही होगा। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि ज़रा मेरी बात सुनो और उसको समझने की कोशिश करो। देखो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ कि उसको करने के बाद क्या होगा। हो सकता है कि तुम उसको एक ऐसी चीज़ के अंदर बदल दो जो कि वो खुद से कभी ना बनना चाहती हो सकता है कि जब वो सही हो जाए होश में और उसको पता चले कि तुमने उसके साथ ऐसा फैसला किया था, तो वो अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हें गालियाँ दे और अपनी ज़िंदगी के ऊपर अफसोस करे कि तुमने उसको एक खतरनाक किस्म की चीज़ के अंदर बदल दिया है। अगर ये फार्मूला काम कर गया तो समझ लो जैसा कि मैं और कैप्टन अमेरिका तुम्हारे सामने एक बहुत ही बड़ी मिसाल हैं। हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़बरदस्त चीज़ें बन जाएंगी थ्योरी के अंदर। अगर ये काम कर जाता है तो ये फिर मेरे और कैप्टन अमेरिका के बीच में आ जाएगी। और थ्योरी के अंदर देखा जाए तो ये काफ़ी साउंड ज़बरदस्त करता है कि तुम कभी बुढ़े नहीं होगे, तुम्हारे अंदर सुपर स्ट्रेंथ आ जाएगी। लेकिन इन्फिनिटी फार्मूला जो है ये कुछ और नहीं बल्कि एक टिकट है जो कि तुम्हें सारी ज़िंदगी अपने दोस्तों की फ्यूनरल्स के ऊपर ले जाने के लिए बना है। यानी कि तुम्हारी आंखों के सामने से तुम्हारे सारे के सारे दोस्त चले जाएंगे। हर एक वो चीज़ जिससे तुम प्यार करते हो, चाहे वो तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारे बच्चे हों, वो सब मारे जाएंगे, लेकिन तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहोगे। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी आएगा हॉकाई कि तुम चले जाओगे लेकिन वो कहीं नहीं जाने वाली है। तो हॉकाई बोलता है कि लेकिन फिर भी आपको ये करना ही होगा। तो फ्यूरी बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कितना स्टेबल है। तो हॉकाई बोलता है कि आप ये कीजिए वरना इसको मैं कर दूंगा। और अगले पल हम देखते हैं कि निक फ्यूरी बेसिकली आते हैं और उस पूरे के पूरे इंजेक्शन को उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो केज बोलता है देखो अगर ये काम कर गया तो क्या उसके पास कोई पावर्स आएंगी नई तरह की। तो फ्यूरी बोलता है कि आखिरकार मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि उस इंजेक्शन के लगाते ही वहाँ पे मॉकिंगबर्ड होश के अंदर आती है। लेकिन इसी के बाद हम यहाँ से दी राफ्ट सुपर मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर शिफ्ट होते हैं। और अगर आप एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स की सीरीज को देखते हैं तो राफ्ट प्रिजन उसमें काफ़ी बार दिखाई जा चुका है। और अब देखते हैं कि सुपीरियर को यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके के हैंडकफ्स वगैरह के अंदर पकड़ के लेकर आया जा रहा होता है। और वो कहती है कि मेरा नाम डॉक्टर डीड्री वेंटवॉर्थ है, आई एम हियर विदाउट ड्यू प्रोसेस। मुझे कोई वकील असाइन नहीं किया गया, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, मुझे किसी अदालत के अंदर ले जाके मेरी सुनवाई नहीं की गई है। तो वहीं से वो एजेंट्स बोलते हैं कि अगर आप चाहें तो अभी भी खामोश रह सकती हैं, सच में मेरा मतलब। तो वो कहती है कि अगर मुझे यहाँ पे कोई सुन सकता है तो मुझे यहाँ पे मेरी विल के अगेंस्ट ला के रखा जा रहा है। तुम लोगों को लग रहा है कि मैं इस वक्त तुम्हारे प्रिजन के अंदर मौजूद हूँ, लेकिन इस वक्त तुम लोग मेरे साथ इस प्रिजन के अंदर मौजूद हो और तुम लोगों को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो वहीं से वो एजेंट बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो हम फिर तब की तभी देखेंगे। और अगले पल वो सीधा उसको सेल के अंदर ले जाके लॉक कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके सेल के नीचे से एक तरह की पर्ची आती है जिसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ होता है। और वहीं से वो कहती है खुश होते हुए, कैप्टन माय कैप्टन, वेल डन मिस हैंड, दी एंड। सो गाइस हमारे पास बेसिकली आज ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। लेकिन इसकी एंडिंग के साथ हमारे पास एक ज़बरदस्त तरीके की मिस्ट्री आ गई है। हमने देखा कि सुपीरियर अब जेल के अंदर तो आ चुकी है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे किसी ने एक पर्ची भेजी है जिसके ऊपर एक अजीब और गरीब सिंबल है। और अगर आपको याद हो कि निक फ्यूरी के आखिरी बार जो जनरल से बात हुई थी उन्होंने यही कहा था कि उन लोगों को सिंबल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो इस सिंबल का क्या मतलब है और ये कैप्टन का नाम ले रही है, तो क्या वो कैप्टन अमेरिका हाइड्रा वाला वापसी आ रहा है? और यहाँ पे वो वेल डन मिस हैंड को कह रही है, तो क्या यहाँ पे मिस हैंड यानी कि विक्टोरिया हैंड सच में जो है वो हैमर के लिए काम कर रही है या फिर वो एवेंजर्स के साथ अब बिल्कुल सही दिल से काम कर रही है? तो ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है और मुझे लगता है जो स्पाइडरमैन विक्टोरिया हैंड के ऊपर शक कर रहा है वो इतना भी ज़्यादा बेमायने नहीं है। और ये सारी की सारी बातें तो हमें न्यू एवेंजर्स के अपने अगले स्टोरी आर्क के अंदर ही पता चलेगी, जो कि फियर इटसेल्फ के इवेंट के अंदर की टाइम्स होने वाली हैं। तो इसके लिए हमें अब अच्छा खासा लंबा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कॉमिक्स मौजूद हैं, काफ़ी अलग अलग जो है हमारे पास इशूज़ आएंगे, काफ़ी बड़े बड़े स्टोरी आर्क्स आएंगे। उनको कवर करने के बाद ही हम दोबारा न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ के अंदर आएंगे जब वो हमारी टाइमलाइन के अंदर आएंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला स्टोरी आर्क कैसा लगा।
सच कहूँ तो मुझे ये स्टोरी यार काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, खासकर इसकी जो एंडिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पे निक फ्यूरी को लाके और वो 1959 के एवेंजर्स को दिखा के एक ज़बरदस्त तरीके के ट्विस्ट को जो है यहाँ पे बिल्डअप किया गया है। तो बेसिकली 1959 वाली एवेंजर्स वाली कहानी जो थी उसका कोई मतलब तो नहीं था, उसको सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल किया था, उसको सिर्फ इसीलिए बनाया था ताकि वो इस इन्फिनिटी फार्मूले को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकें मॉडर्न डे के अंदर। तो यही वो इन्फिनिटी फार्मूला जिसके जरिए निक फ्यूरी हमेशा के लिए जवान रहते हैं और इतने टाइम से वो हमें ऐसे के ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको ये पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी ज़बरदस्त तरह के न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जहाँ पे हम डेली बेसिस के ऊपर मार्वल कॉमिक्स और डीसी कॉमिक्स को शेयर कर ही रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप पॉप कल्चर और मूवीज़ वगैरह के रिव्यूज़, ट्रेलर ब्रेकडाउन्स और दूसरी चीज़ों के ऊपर मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ देखना चाहते हैं जो कि मूवीज़ और सीरीज़ से रिलेटेड है, तो उसके लिए मेरे सेकंड चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ पे हम मूवी और दूसरी सीरीज़ वगैरह के हवाले से बातचीत करते ही हैं। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।